बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। क्यूरीज मुझे अभी तक किसी बच्चे की नहीं आई माशाल्लाह से, और हो सकता है कि आप लोगों को सब समझ आ गई है या फिर आपने पढ़ा नहीं है। वॉट एवर, कोशिश करें इसको टाइमली स्टडी करें, ये ना फिर कल को आपको इशू बने। अच्छा, अब सिनेरियो ऐसा है कि चैप्टर 2 है हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे। हमने देखा था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो हम एसेंशियल्स पढ़ रहे थे ना, उसमें सबसे पहला एसेंशियल हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस थी। अब देखो, हम जब भी शुरू होती है कॉन्ट्रैक्ट की तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर से शुरू होता है। जो मैंने बात की थी पहले भी आपको समझाया था कि पहले ऑफ़र आती है, ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन आ जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यही सिनेरियो हमारा यहाँ पे भी चलना है। अब देखें ऑफ़र है क्या बेसिकली। प्रपोज़ल तो आपने सुना भी होगा, शायद आपने यूटिलाइज़ भी किया हो उसको, कहीं ना कहीं से बेइज्जती भी हुई होगी। तो ऑफ़र है क्या बेसिकली? देखो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि जब आप किसी बंदे को अपना कॉन्सेंट देते हो, विलिंगनेस देते हो कि आप ये काम करना चाहते हो या ये काम नहीं करना चाहते, ठीक है, दोनों चीज़ें, काम करना भी ऑफ़र हो सकती है, काम ना करना भी ऑफ़र हो सकती है, विद द व्यू, मकसद क्या है आपका, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, कि आप नेक्स्ट पर्सन है जिसको आप ऑफ़र दे रहे हो उसकी विलिंगनेस ले सको कि वो क्या करना चाहता है। मकसद आपने मतलब क्या है कि एक ऑफ़र दिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ये अपनी गाड़ी 5 लाख में सेल करना चाहता हूँ। अब ये ऑफ़र देने का मकसद क्या है कि अगले बंदे की मैं विलिंगनेस लूँ कि वो क्या चाहता है, तो उसको कहते हैं, हम कहते हैं प्रपोज़ल कहते हैं। अब देखो, ऑफ़र भी वर्ड वैलिड है लॉ में, प्रपोज़ल भी वर्ड वैलिड है। जो बंदा ऑफ़र कर रहा होता है उसको हम ऑफरर कहते हैं या प्रोमिज़र कहते हैं, और जिस बंदे को ऑफ़र की जा रही हो, जो सेकंड पर्सन है, उसको हम ऑफरी कहते हैं या प्रोमिज़ी कहते हैं। ठीक है, दोनों में ऑफरर भी यूज़ हो सकता है, प्रोमिज़र, और जिसको ऑफ़र कर रहे हैं वो ऑफरी भी हो सकता है और प्रोमिज़ी भी कह सकते हैं उसको। देखो, ऑफ़र शोज़ द विलिंगनेस ऑफ एन ऑफरर टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट। ये ऑफरर क्या है, एक विलिंगनेस शो करनी है कि मैं काम करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, टू ऑब्टेन द कंसेंट, ताकि अगले बंदे का ले सकें। तो जो बंदा ऑफर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सी ऑफर टू सेल इज वॉच टू बी फॉर ₹100, सी मेक्स एन ऑफर टू बी। तो इसमें सी क्या है, ऑफरर है, बी क्या है, ऑफरी है। सी ऑफर कर रहा है और बी को ऑफर मिल रही है। अब देखें, अगली चीज़ आती है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अब एसेंशियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सप्रेस आता है और एम्प्लॉयड आता है। देखो, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी कि रिटन फॉर्म में हो या ओरल हो तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं अपना, आपको अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप कुछ कर रहे हो तो डैट इज़ एम्प्लॉयड। तो ऑफ़र आप वर्बली भी कर सकते हो, रिटर्न भी कर सकते हो, और ऑफ़र आपके एटीट्यूड से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकती है। देखो, फॉर एग्जांपल एक बंदा कह रहा है, एम टेल एंस डैट ही विल सेल हिज मोटरसाइकिल टू हिम फॉर ₹40,000, इट इज़ एन एक्सप्रेस ऑफर। A railway courier carries the luggage of B without asking B allows him to do so, it is an implied offer। देखो, आप रेलवे स्टेशन गए हो, वहाँ पे कुली ने आपका सामान उठाया, आपने उसको मना नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ कुली, जो भी आपका कुली है वहाँ पे। इसी तरह आपको एक बंदे ने होटल पे गए, चाय ला के रख दी है, इसका मतलब कि वो आपको चाय ऑफ़र कर रहा है। अगर आपने नहीं पीनी है, मना कर दो, उठा के ले जाओ, लेकिन अगर आपने पी ली, इसका मतलब कि आपने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लीगल रिलेशन। देखो, हम कहते हैं कि एग्रीमेंट तब ही बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और इन्फोर्सेबल बाय लॉ तभी हो सकता है इफ़ देयर इज़ अ लीगल रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज़।
कि अगर ऑफ़र आप क्रिएट करते हो तो इसका मतलब क्या है कि उसमें लीगल रिलेशन आए। और इन बिज़नेस में जब भी हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप बिज़नेस ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो प्रिज्यूम्ड है, यानी एज्यूम होता है कि मकसद क्या पार्टीज़ का कि आपस में लीगल रिलेशन या लीगल बाइंडिंग्स क्रिएट करना चाहती हैं। ठीक है, अगर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का मकसद नहीं है तो वो वैलिड ऑफ़र नहीं होती। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सी इनवाइट्स बी टू अ डिनर, बी एक्सेप्टेड, इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। हमने पहले बात की थी, कुछ सोशल एग्रीमेंट होते हैं, कुछ लीगल होते हैं। आप किसी को शादी पे इनवाइट करते हो कि मेरी शादी पे हो, वो नहीं आता कि उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये नहीं आप अदालत में जाके केस कर दो कि इसने मेरी शादी अटेंड नहीं की तो उस पर केस कर दो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा, बिकॉज दैट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट। तो हमेशा लीगल रिलेशन कब क्रिएट होता है जब आप पार्टी की इंटेंशन होती है। तो ऑफ़र हमेशा तब ही की जाती है जब आपकी इंटेंशन है कि आप लीगल रिलेशन किए जाए इन बिजनेस वर्ल्ड, जब आप लीगल एग्रीमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, अब देखो मैरिड वर्सेस मैरिड का केस है कि एट द टाइम ऑफ डिवोर्स द हस्बैंड एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ ए हाउस टू हिज वाइफ। इट वाज हेल्ड दैट दे इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, सो देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट। कि डिवोर्स जब हुई तो हस्बैंड ने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, मैरिड मिस्टर मैरिड वर्सेस मिसेस मैरिड का केस था ये, तो हस्बैंड ने कहा मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा। बाद में हस्बैंड साहब मुकर गए, नीयत बदल गई, तो वो अदालत में चले गई। तो अदालत ने कहा डैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप में लीगल रिलेशंस क्रिएट हो रहा है कि आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। अगली बात आती है डेफिनेट एंड क्लियर। देखो ऑफ़र हमेशा डेफिनेट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं आपको 4 बुक्स दे दूँगा 400 रुपीज़ की। अब इसमें एम्बिग्विटी क्या है कि कौन सी 4 बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लियर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं आपको 4 बुक्स बिजनेस लॉ की दे दूँगा 400 में, तो डैट इज़ एन क्लियर ऑफ़र। इस तरह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सी हैज़ टू मोटरसाइकिल, सी ऑफर टू सेल वन टू बी फॉर ₹25, so it is not a valid offer because it is not clear which motorcycles he wants to sell. इसी तरह X purchased a horse from Y and promised to buy another horse if the first one proved lucky. यानी टेलर वर्सेस पॉडिंगटन का केस है, उसमें से कहा था कि अगर एक घोड़ा ठीक निकला मैं आपसे दूसरा घोड़ा भी परचेज़ करूँगा। अब दूसरा अब शर्त क्या रखेंगे कि लकी। अब लकी इन टर्म्स ऑफ वर्ड, लकी टर्म में कंफ्यूजन है। रेस जीत जाएगा उसे लकी कहा जाएगा, वो साल ज़िंदा रहेगा लकी कहा जाएगा। तो उसमें क्या है, आपकी उसमें क्लैरिटी नहीं थी। तो ये ऑफ़र क्या है, इनवैलिड है, इसमें कोई किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ नॉट अ क्लियर एंड डेफिनेट ऑफ़र। अब देखो इनविटेशन टू ऑफ़र इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या होता है, आप बुलाते हो लोगों के आके अपनी ऑफ़र दो। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा एड्स आते हैं कि ऑक्शन है, नीलामी है। अब ऑक्शन नीलामी जब भी होती है वो क्या है, क्लियर कट एग्जांपल किसकी है कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि अपनी ऑफ़र आके दो, जो ज़्यादा ऑफ़र देगा उसको वो सामान दे देंगे। देखो an invitation to offer is not an offer. In an invitation to offer the person does not make an offer but only invites the other party to make an offer. His object is to inform that he is willing to deal with anybody who is willing to deal with him. X display goods for an auction sale, it is an invitation to offer. The offer will come from buyer in the form of bid. इसी तरह इशरत जबीन वर्सेस मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस है कि एम इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट। अब इशरत जमीन गॉट अ प्लॉट, इशरत जमीन चैलेंज द टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट लेटर ऑन द बेसिस दैट दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द एडवर्टीजमेंट। इट वाज हेल्ड दैट एडवर्टाइजमेंट वाज एन इनविटेशन टू ऑफर, कि वो क्या थी, इनविटेशन टू ऑफर थी। अब देखो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या की है कि वो एप्लीकेशंस मांगी हैं। अब उसको एक प्लॉट मिला है, ठीक है, और उसने चैलेंज क्या किया है कि टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट लेटर ऑन द बेसिस दे वर नॉट इंक्लूडिंग इन द एडवर्टीजमेंट। उसमें ये कहता है कि उन्होंने लोगों को बुलाया था, जैसे DH अक्सर कहता है कि आप आएँ हमारे पास पैसे जमा कराएं, अगर आपका प्लॉट निकला है आपको मिल जाएगा वरना वापस हो जाएगा। तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपको इन्वाइट किया है।
इसी तरह स्पेसिफिक है और जनरल है। देखो फॉर एग्जांपल आपकी क्लास का एक बच्चा है, लेट्स को नुमान है। नुमान को मैं कहता हूँ कि यार आप मेरा रजिस्टर ढूंढ के लाओ, मैं आपको क्या कहते हैं 50 रुपये इनाम दूंगा। अब वो क्या कहते हैं राणा साहब उठते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं सर आपका रजिस्टर लें, मुझे 50 रुपये दें। अब ये ऑफ़र क्या थी, स्पेसिफिक टू ये कहते नुमान थी, सिर्फ नुमान को मैंने कहा था। अब ये क्या है, स्पेसिफिक है। अब दूसरी जनरल क्या है, फॉर एग्जाम्पल पूरी क्लास बैठी, मैं कहता हूँ यार जो भी मेरा रजिस्टर ढूंढ के लाएगा उसमें 50 रुपये दूंगा, फिर चाहे राणा लेकर आए, चाहे चौधरी लेके आए, चाहे गुजर लेके आए, उसको मैंने वो 50 रुपीज़ देने मुझे पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑफ़र स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। इसके एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लेना, बड़े सिंपल से लिखी हुई हैं। फिर देखो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र होना ज़रूरी है। देखो फॉर एग्जांपल आपने दिल में सोचा कि मैं इसको ऑफ़र करता हूँ कि मैं उसे 5 लाख रुपए की अपनी घड़ी सेल कर दूँगा, अब ने उसको बताया नहीं है, तो डैट इज़ नॉट अ वैलिड ऑफ़र। दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, बोल देनी चाहिए, आगे से बेशक चपेड़ें पड़े, थप्पड़ पड़े, जूते पड़े, जो मर्जी हो। देखो एन ऑफर इज़ वैलिड ओनली व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इट इज़ एन इफ एन ऑफर इज़ नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। An acceptance of an offer without having knowledge such offer is not a valid acceptance and does not create legal relation। देखो एक हम पहले कहते हैं कि हमेशा पहले ऑफ़र आती है फिर एक्सेप्टेंस आती है। जब तक आप ऑफ़र कम्युनिकेट नहीं करोगे तो एक्सेप्टेंस कैसे आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे नेगेटिव कंडीशन, ऑफ़र में नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। must not contain a negative condition। The offer cannot include a condition that if the offer is not accepted up to a certain date, the offer will be presumed to be accepted। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अगर आपने मेरी ऑफ़र का जवाब ना दिया तो मैं समझूंगा आपने ऑफ़र को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे अमूमन हम लोग कहते हैं खामोशी में क्या है, हाँ है, तो ये चीज़ गलत है। कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ नहीं होता, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते या ऐसे कंडीशन नहीं लगा सकते। अब देखो C wrote to B to sell his book। C added a condition that if B does not reply within 5 days, the offer would be considered as accepted। It is not a valid offer। अब देखो condition of offer, an offer may include any condition in his offer। There is no contract unless all the condition of the offer are accepted। देखो फॉर एग्जांपल मैंने पहले कहा था, फॉर एग्जांपल आपको का ऑफ़र आती है कि आपको नई बाइक लेके देंगे, अगर आपका 4 GPA आ गया तो 4 GPA आएगा तो बाइक मिलेगी, वरना वो ऑफ़र वहीं पे क्या है, ख़त्म हो जाएगी। इफ़ द ऑफ़र प्रिस्क्राइब्स अ स्पेसिफिक मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, द ऑफरी मस्ट अडॉप्ट द सेम मैनर। इफ़ द ऑफरी डज नॉट फॉलो अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, द ऑफर मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को कहा कि आप को मैं अपनी क्या कहते हैं गाड़ी सेल कर दूंगा, लेकिन आपने मुझे टेलीफोनिकली बताना है कि आप ये लेना चाहते हैं कि नहीं। लेट सपोज वो मुझे क्या कहता है, लेटर लिख देता है, तो वो क्या है, फिर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो एक्सेप्टेंस बाद में लेटर के थ्रू आएगी, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑफ़र में कंडीशन क्या लगाई थी कि वो टेलीफोनिकली मुझे रिप्लाई करें। क्लियर, एग्जांपल्स आप लोग देख लेना, सिंपल है, मैं साथ साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। इसी तरह क्रॉस ऑफ़र है। क्रॉस ऑफ़र क्या होती है, मैंने कहा कि जी मैं अपनी गाड़ी 5 लाख में सेल कर रहा हूँ, अगला बंदा क्या नहीं 5 लाख नहीं मैं देना चाहता, मैं आपको 4 लाख में दूंगा। अब जब उसने मेरी ऑफ़र के ऊपर क्रॉस ऑफ़र दी है तो मेरी ऑफ़र उसी टाइम क्या हुई है, ख़त्म हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। ठीक है, अब क्या उसका कोई वर्थ नहीं रही। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं मैंने 4 लाख में नहीं सेल करनी, बात खत्म, मैंने उसके ऑफ़र को भी क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। वो आता है 2 दिन बाद कहता है मुझे 5 लाख में गाड़ी दे दो, मैंने कहा मैंने नहीं देनी, वो अदालत चला जाता है। तो अदालत में यही फैसला होगा कि क्योंकि आपकी क्रॉस ऑफ़र आई थी इसलिए पहली ऑफ़र क्या होगी, ख़त्म होगी। जब ख़त्म होगी तो उसकी क्या किसी भी किस्म की बाइंडिंग्स नहीं रहती लीगल। क्लियर, इसको हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, तो नेक्स्ट फर्दर हम स्टडी करते हैं इसको आगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।